बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दरअसल आज से उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी और शिक्षा निदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति की विधिवत शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही उत्तराखंड नई शिक्षा नीति एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। उत्तराखंड पहले चरण में प्राथमिक स्कूलों में संचालित 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति देश भर में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से लागू है। तमाम राज्य अब इसे अपना रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार भी अब नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रही है। बाल वाटिकाओं का सीएम उद्घाटन करेंगे। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा। केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बनेगा और आज विधिवत इसकी शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का। पंकज, जरा समझाइए कि क्या क्या बदलाव और किस तरीके से अहम रहेगा ये नई शिक्षा नीति को जिस तरीके से उत्तराखंड अपनाने जा रहा है, शुरू करने जा रहा है। देखिए, इसमें अमूलचूल शिक्षा नीति में अमूलचूल परिवर्तन के अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से 2020 में एक नई शिक्षा नीति देश भर में लागू की गई थी, उसके बाद राज्य इसे अपनाने जा रहे हैं। तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। उसी के आधार पर राज्यों ने कुछ इसमें संशोधन करके अपने हिसाब से अपनाने का इसको लक्ष्य रखा है और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित जितने भी 5000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें आज से उत्तराखंड में ये नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। उनमें बाल वाटिकाओं का कक्षाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री आज करेंगे। 1 बजे शिक्षा महानिदेशालय में ये कार्यक्रम होने जा रहा है जया। और इसमें मुख्य बात यह है, देखिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले दौरान तमाम तरह की जो चीज़ें रहती थी, बच्चों को एजुकेशन बेहतर नहीं मिल पाती थी, चाहे वो छोटे बच्चे हो या हायर एजुकेशन हो, और जो तमाम उनके सब्जेक्ट थे उनके चयन करने में उनको दिक्कतें होती थी। तो अब वो सब चीज़ें इसके दायरे से हट जाएंगी और शिक्षा नीति के आधार पर बच्चे अपनी हर तरह की शिक्षा इसमें ले सकेंगे। चाहे हम यहाँ पर अपनी जो भाषा है, बोली भाषा है, उसके आधार पर उनको पढ़ सकेंगे। अपनी जो यहाँ की स्थानीय भाषा होता है उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है वो कर सकेंगे और तमाम चीज़ों का इसमें समावेश किया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बच्चों को एक बेहतर समग्र शिक्षा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक शिक्षा लागू की गई थी, शिक्षा नीति, और उसके आधार पर राज्य इसमें कुछ हल्के परिवर्तन करके इनको लागू करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर इसे कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह से पिछले एक समिति का गठन इसके लिए किया गया था, तो समिति ने पूरा अध्ययन इसमें कर लिया है कि किस तरह से उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू की जानी है। और समिति के तमाम तथ्यों के आधार पर ही आज से प्रदेश भर में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। पहला लक्ष्य सरकार ने ये रखा है, पहले चरण में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उत्तराखंड के 5000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाओं का शुभारंभ किया जाएगा, जहां पर बच्चों को नई शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। प्रदेश भर में 20,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, पहले उनमें लागू किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री बाल वाटिकाओं का भी उद्घाटन करेंगे, तो क्या रोल रहेगा शिक्षा नीति में बाल वाटिकाओं का? देखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं। जब बच्चे शुरू में स्कूल जाते हैं तो उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों से ही शिक्षा की शुरुआत की जाती है। बच्चे जब 3 साल के होते हैं तो आंगनबाड़ी केंद्रों में उनको भेजा जाता है। उनको वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती आंगनबाड़ी केंद्रों में जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। तो जो बाल वाटिकाएँ होती हैं उनके आधार पर बच्चों को हर तरह से उनको पढ़ाया जाएगा। अक्षरों का ज्ञान से लेकर जो यहाँ की बोली भाषा है उत्तराखंड की, उसके आधार पर उनको आगे पढ़ाया जाएगा। तो ये बाल वाटिकाएँ उसी आधार पर काम करेंगी। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अहम रोल रहने वाला है। उनको भी एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा देनी है। तो बाल वाटिकाएं एक महत्वपूर्ण योगदान आगे निभाने वाली हैं, क्योंकि 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चों को बाल वाटिकाओं में शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद वो आगे की शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ये बाल वाटिकाएं ही शिक्षा का एक आधार बनने जा रही हैं उत्तराखंड। जी बिल्कुल पंकज, यानी प्री स्कूल या नर्सरी या प्ले ग्रुप जिसे कहते हैं, उसी को आसान शब्दों में कहा जाए तो आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि अगर प्राइवेट संस्थाओं को देखें तो वो अच्छा खासा पैसा लेती हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल से पहले अच्छे तरीके से तैयार करना, प्री स्कूलिंग उनकी करना, ये अब सरकार की ओर से उत्तराखंड में होगी। ये बेहद अहम रहेगा। देखते हैं कि इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। पंकज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी की खबर है। कांग्रेस पार्टी में लगातार टूट की खबर है। सोमवार को 3 और नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और तीनों पार्टी छोड़ने वाले नेता अब आप में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल, कई बड़े नेता
हरीश रावत की घेरेबंदी में जुटे हैं सूत्र बताते हैं। गुटबाजी को लेकर के यशपाल आर्या ने चुप्पी साध ली है, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इस मामले में चुप है। पार्टी छोड़ने वाले जो नेता हैं वो बड़े आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर अंतर कलह, गुटबाजी के आरोप वो लगा रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ से कुछ लोग निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंदर बहुत गुटबाजी है, चीजें पारदर्शी नहीं है, दो गुट में बटी हुई हैं, तनातनी की स्थिति है। ऐसे में जो बड़े जिम्मेदार हैं वो कुछ कहने को तैयार नहीं। उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। पार्टी में दरार और दिग्गज नेताओं में आर पार की वजह से संकट गहराता जा रहा है, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या इस अंतर्कलह से कांग्रेस का भविष्य खतरे में तो नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस के भविष्य पर सवाल तो विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ही उठने लगे थे, लेकिन अब पार्टी में दो फाड़ जैसे हालातों की वजह से पार्टी के नेता भी किनारा करने लगे हैं और एक बार फिर से कांग्रेस को करारा झटका लगा है। महिला कांग्रेस की पूर्व महानगर अध्यक्ष रही कमलेश रमन और पार्टी के वरिष्ठ नेता आरपी रतूड़ी ने हाथ का दामन छोड़कर झाड़ू के साथ सुनहरे सफर का आगाज कर दिया है। लेकिन सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे इन नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दो नेताओं ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। पार्टी में अंतर्कलह, बड़े नेताओं में खींचतान को बताया वजह। 45 सालों तक कांग्रेस से जुड़े आरपी रतूड़ी ने छोड़ी पार्टी। पूर्व महानगर अध्यक्ष कमलेश रमन ने भी दिया इस्तीफा। दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर उठाए सवाल, कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिंता जताई। ये आरोप नहीं, बल्कि कई बार कांग्रेस में फूट खुलकर सामने भी आती रही है। अब इन दोनों नेताओं के टाटा बाय बाय बोलने पर कांग्रेस खुलकर कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, तो भाजपा चुटकी ले रही है। उनकी कुछ बातें थी, किस बातों को लेकर कुछ मन मुटाव था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी उनकी बातों से हमने अवगत करा दिया है। मैं समझता हूं कि ये जो परिवार है तो छोटी मोटी बात होती रहती है और उसको आपस में बैठ के आपसी बातचीत से हम इस बात को सुलझा लेंगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो आरपी रतूड़ी कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, मैं कह सकता हूँ कि आरपी रतूड़ी कांग्रेस के एक आधार स्तंभ थे और वो भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह गए। और निश्चित रूप से जो दूसरी बहन है कमलेश, उन्होंने भी जिस तरह से कांग्रेस को छोड़ा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का पतन निश्चित है। हालांकि कांग्रेस छोड़कर अब ये दोनों नेता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में दोनों ने पार्टी की सदस्यता ली। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस को लगे इस झटके के बाद सियासी गलियारों में कांग्रेस के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं अब बात भाजपा की भी कर लेते हैं। कल देहरादून में मिशन 2024 को लेकर उत्तराखंड भाजपा की बड़ी बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभी सांसद और मंत्रियों समेत सभी प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल हुए। बिल्कुल, इस बैठक में 100 दिन के एजेंडा को लेकर के चर्चा हुई, आगे की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। इसके अलावा केंद्र राज्य सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाया जाए, लेकिन कैसे, इस पर बात हुई। तो देखिए, कल बीजेपी की तरफ से ये बड़ी बैठक बुलाई गई। तमाम बड़े पदाधिकारी और जिम्मेदारों को देखा गया कि वो बातचीत करते नजर आए, मंथन करते नजर आए कि 24 के मद्देनजर आखिर क्या किया जाए। केंद्र और राज्य की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, जनता को कैसे याद दिलाई जाए। 100 दिनों में हमारे 100 दिन समर्पण के प्रयास के और संकल्पों को धरातल पर उतारने की एक आधारशिला के दिन 100 दिन है। और 100 दिनों में हमने अनेकों निर्णय भी लिए हैं, अनेकों निर्णयों को लिए आगे के लिए रूट मैप बनाया है। उसकी चर्चा हमने सभी अपने जो हमारे ज़िले के पदाधिकारी आए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं, हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उन सभी से चर्चा की। और सभी लोग चूँकि सरकार के सहयोगी के रूप में सरकार के साथ चलने का काम उनके द्वारा होगा। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन सभी को पहुंचाएंगे। और समान नागरिक संहिता पर जो हम कानून बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, उसकी चर्चा हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति तक जानी। चलिए अब आपको बताते हैं उत्तराखंड के मौसम का हाल, क्योंकि आज भी उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में बारिश होनी है।
पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि आज प्रदेश में भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 13 जुलाई को कुमाऊं में फिर से भारी बारिश होगी। बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए 13 जुलाई को बारिश का हाई अलर्ट है। 15 जुलाई तक प्रदेश में कहीं कहीं बारिश तो कहीं पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 15 जुलाई तक बारिश का दौर देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। कहीं पर हल्की बारिश होगी, कहीं पर भारी बारिश होगी। पहाड़ से लेकर मैदान में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और आज भी बारिश जारी रहेगी। अधिकतर इलाकों में आज बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जाहिर किया है और इसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून सीजन पहाड़ को बर्बाद कर देता है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें देती है। अभी तो मॉनसून की दस्तक ही है, लेकिन तबाही की ये तस्वीरें डरा रही हैं। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपकी टेंशन उतनी ही बढ़ जाएगी। इन दिनों पूरे उत्तराखंड में कुदरत के कहर का ट्रेलर शुरू हो चुका है, जिससे अंदाजा लगाइए कि फिल्म कितनी खौफनाक होगी। पूरे देवभूमि में नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी गवाही ये खास तस्वीरें दे रही है। ये तस्वीरें तो महज कुछ जगह की हैं, लेकिन हालात अमूमन हर जगह ऐसे ही हैं और इनसे राहत मिलने की उम्मीद अभी ना के बराबर है, क्योंकि आज भी देहरादून और हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे आप समझिए कि ये तो अभी शुरुआत है। हल्द्वानी में बारिश आपको बेशक हल्की लगी हो, लेकिन कुछ वक्त पहले तक यहाँ का मंजर डरावना था। सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं और लोगों के सामने संकट पैदा हो गया। भारी जलभराव और फेल हुए ड्रेनेज सिस्टम के बाद विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने नगर निगम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर निगम लगातार नालों के ऊपर खर्चा दिखाता है, लाखों लाख रुपए का, 85 लाख रुपए का प्रतिवर्ष। आज तक आपने नाले साफ होते हुए शहर में देखे हैं? मैंने अपने आंखों से नहीं देखे। ये केवल खाऊं और खिलाऊं नगर निगम की जो पॉलिसी है, जिससे पूरे शहर की जो अव्यवस्थाएं हैं, सारी सड़कें यहाँ पे खुदी पड़ी हैं। इनके सवाल बेशक सियासी हैं, लेकिन हल्द्वानी नगर निगम पर सवाल उठना लाजमी है, जहां थोड़ी सी बारिश में सिस्टम धाराशायी हो गया। लेकिन मौसम विभाग के ताजा अलर्ट से साफ है कि मुश्किल बरकरार रहने वाली है। पहाड़ पर आफत का अलर्ट, कई जगह मौसम साफ होने के बाद फिर बारिश होगी। 12 और 13 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी। 12 जुलाई को गढ़वाल क्षेत्र में बारिश की संभावना। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट। 13 जुलाई को कुमाऊं में आसमानी आफत के आसार। पिथौरागढ़, बागेश्वर के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। इस अलर्ट से बेशक प्रशासन तैयारी करे या ना करे, लेकिन आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। खासकर 4 धाम यात्रा करने वालों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से यमुनोत्री धाम में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ चुका है और यमुना का ये रौद्र रूप अभी से सबको डराने लगा है। तो वहीं रुद्रप्रयाग में हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। यहाँ भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए मयाली घनसाली मोटरमार्ग को खुलने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगने का अनुमान है। हालात ऐसे हैं कि सिर्फ रुद्रप्रयाग जिले के 1 दर्जन मोटरमार्ग अभी बंद है, जिससे केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ पर बरस रही आसमानी आफत से लोगों की जान आफत में पड़ गई है। नदी नाले उफान पर हैं, तो दरकते पहाड़ों का मंजर हर किसी को डरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब खबर जोशीमठ से है, जहां विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए फिर से खोल दी गई है। दरअसल बारिश से भूस्खलन की वजह से 2 जगह पर रास्ते भी बंद हो गए। बिल्कुल, रास्ता बंद होने के बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी को बंद कर दिया था। अब पैदल मार्ग को फिर से बहाल कर दिया गया है निर्माण होने के बाद, और अब पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार करने पहुंच सकते हैं। देखिए, रास्ता जो है वो मुश्किल तो है, लेकिन इस मुश्किल रास्तों पर मलबा आने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी
मलबे को हटाने के बाद पैदल मार्ग खुला हुआ है। फूलों की घाटी तक पर्यटक पहुंच सकते हैं। आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की हर जरूरी खबर सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हरिद्वार की दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर दक्षिण काली पीठाधीश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी ने राज्यपाल से पूजा करवाई। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर टिहरी पुलिस। 13 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को 2 सुपर जोन, 4 जोन, 8 सेक्टर्स में बांटा गया है। पैदल वाहन मार्ग के लिए भी रूट तय किए गए। बागेश्वर के बिलेख गांव के लोग जान जोखिम में डालकर उफनाती नदी को पार करने को मजबूर हैं। लकड़ी के लट्ठे डालकर लोग नदी को पार करते दिखाई देते हैं। बागेश्वर में हाइड्रो पावर परियोजना से प्रभावित परिवारों ने पावर हाउस के बाहर धरना दिया। निर्माण कार्यों की जांच नहीं होने पर तालाबंदी करने की चेतावनी दी। रुद्रप्रयाग के अमकोटी में अस्थायी पुल का निर्माण होगा। डीएम ने पुल का निरीक्षण कर अस्थायी पुल बनाने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जोशीमठ की विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए फिर से हुई बहाल। बारिश से हुए भूस्खलन के चलते 2 जगह रास्ता बंद हो गया था, अब फिर से खुल गया है पर्यटकों के लिए। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। पौड़ी में निर्माणाधीन लवाली झील पर वहां के विधायक ने सवाल उठा दिए और झील के निर्माण पर खर्च हुए बजट की जांच के लिए सीएम धामी से मांग की। बिल्कुल, पौड़ी विधायक राजकुमार की माने तो निर्माण पर बजट जो खर्च किया गया उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। इसके बाद बचे निर्माण के लिए बजट मिलना चाहिए। दरअसल लवाली झील का निर्माण पूर्व विधायक मुकेश कोहली के कार्यकाल में शुरू हुआ था। शासन ने इसके लिए 6 करोड़ 92 लाख रुपए बजट दिए थे, लेकिन अब पूरा बजट खर्च होने के बाद भी निर्माण पर वर्तमान विधायक राजकुमार कोरी ने विभाग से बजट खर्च का ब्यौरा मांग लिया है, क्योंकि वो देखने के बाद संतुष्ट नहीं बताए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पूर्व में जो काम पूरा नहीं हुआ है, जो पिछला पैसा आया था, जो बॉन्ड हुआ होगा सरकार के साथ अनुबंध हुआ होगा, टेंडर पड़ा उसका, जिस अधिकारी ने वो टेंडर किया, जिस रेट पे किया गया, तो पूरा क्यों नहीं हुआ समय के अंतर्गत। कार्यदायी जो संस्था होती है उसके ऊपर वास्तव में जांच होनी चाहिए कि भाई ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ है। लवाली झील पे 5 कंक्रीट के पियर बनाए जाने थे जो लगभग पूरे हो गए हैं, और लगभग 700 मीटर रोड का निर्माण किया जाना था जो रोड कटिंग पूरी हो गई है। तो इस तरह हम अगर प्रतिशत में देखें तो लगभग 80% कार्य हमारा पूर्ण हो गया है। इसकी 6 करोड़ 92 लाख की योजना स्वीकृत थी, लेकिन स्वीकृत धनराशि के अंदर ये काम नहीं हो पाया, तो इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट 11 करोड़ 90 लाख का शासन को। देखिए, लोगों की लापरवाही की तस्वीर देश और विदेश से सामने आती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जल्दबाजी और लापरवाही दूसरों को मुश्किल में डाल देती है। यूपी के 3 शहरों से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। जल्दबाजी करने के चक्कर में एक महिला की जान बाल बची है। ये रिपोर्ट। ये 3 तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं। तीनों तस्वीरें अलग अलग कहानी बयां कर रही हैं, जिसमें लापरवाही, हुड़दंग और बीच सड़क पर स्टंट शामिल हैं। कहते हैं कि कभी चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना खतरनाक हो सकता है। फिर भी लोग ऐसी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आते। 10 जुलाई को एक महिला वाराणसी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में फिसलकर ट्रेन के नीचे आने से बच गई। रेलवे स्टेशन पर तैनात एक जवान के चौकन्ना रहने की वजह से महिला की जान बचाई जा सकी। हुड़दंग की ये तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां 4 युवक चलती बुलेरो में स्टंट कर रहे हैं। इनमें एक शख्स गाड़ी के बोनट पर बैठकर डांस कर रहा है, जबकि 3 युवक गाड़ी के दरवाजे खोलकर हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। इनमें एक शख्स इनका वीडियो बना रहा है। इन युवकों की लापरवाही खुद के लिए खतरा बन सकती थी और दूसरों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकती थी। महिला कॉलेज और स्कूल के सामने स्टंट करने की ये तस्वीर है लखनऊ की, जहां एक लड़का लड़कियों को आता देख बीच सड़क पर कलाबाजी करने लगता है, जिसके बाद पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और
अब खबर मेरठ मंडल से है, जहां मेरठ मंडल में गर्भवती महिलाओं को बेहतर इलाज देने और नॉर्मल डिलीवरी का आंकड़ा बढ़ाने के लिए मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट यानी कि MLCU खुल गई है। देश ही नहीं विदेश से आए एक्सपर्ट भी यहां पर गर्भवती महिलाओं की देखभाल और उनकी दिनचर्या को सुधार रहे हैं। देश की दूसरी और उत्तर भारत की ये पहली MLCU है। मेरठ के जिला महिला अस्पताल यानी डफरिन में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी को लेकर मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट उम्मीदों की नई किरण लेकर आई है। इस यूनिट को डॉक्टर और मरीज के बीच का सेतु कहा जा रहा है। इस यूनिट में नॉर्मल डिलीवरी पर जोर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में पहली और मेरठ में दूसरी और उत्तर भारत की जो पहली मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट जिला महिला अस्पताल में खुल गई है और किस तरीके से ये वर्क करती है, किस तरीके से यहाँ पर काम होगा तो देखकर आपको यकीन नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के किसी लेबर रूम में हम लोग एंट्री कर गए हों। और ये पूरी तरीके से जो कोशिश की जा रही है वो कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो, जो नॉर्मल डिलीवरी है उन नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रतिशत है वो कैसे यहाँ पर बढ़ाया जाए। जो यहाँ पर कई कंट्रीज़ के जो एजुकेटर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो कुल मिलाकर 8 लोगों का जो स्टाफ है वो यहाँ पर रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे उसका रेशो बढ़ाया जाए, इस पर पूरा फोकस रहेगा। दरअसल पुराने दौर से की जा रही डिलीवरी का तरीका अब बदल गया है, जिनके बारे में गर्भवती महिलाओं को बताया जा रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत देश और विदेश के एक्सपर्ट गर्भवती महिलाओं को डाइट से लेकर व्यायाम की तमाम जानकारियां दे रहे हैं। हमारा मेन फोकस है मदर को रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर देना, मतलब कि उसको जो भी केयर मिले, जो भी उसे मातृत्व केयर मिले वो उसको सेटिस्फाइड हो, उसको उसके अंदर अपने आप में ये लगे कि हाँ उसे अच्छे से ट्रीट किया गया था, अच्छे से उसकी केयर की गई थी। दूसरा कंसेप्ट है कि अगर सिजेरियन सेक्शन का जो रेट है उसको डिक्रीज़ करके मदर को मोटिवेट करके हमें नॉर्मल डिलीवरी की ओर उसे प्रेरित करना है। मेरठ के जिला महिला अस्पताल में हर रोज कम से कम 10 डिलीवरी और महीने के आंकड़े की बात करें तो 300 डिलीवरी होती है। ऐसे में मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट मेडिकल टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से नॉर्मल डिलीवरी होने की स्थिति में भी ऑपरेशन करना पड़ जाता है। लेकिन मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट बनने से ऐसी लापरवाही रुक सकेगी और गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश की जा सकेगी। कहीं ना कहीं गर्भवती महिलाओं के लिए ये यूनिट एक मील का पत्थर साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। उन्नाव में एक शिक्षा मित्र ने छात्रा की पिटाई की, शोर करने पर बच्ची को जमकर पीटा। अमेठी में जमीनी विवाद में शिकायत करने पर SDM ऑफिस में आई महिला ने बुजुर्ग को जमकर पीटा, तस्वीरें हुई वायरल। लखनऊ में महिला कॉलेज के सामने युवक को स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस में शिकायत करने के बाद जेल भेजा गया। नोएडा पुलिस ने फर्जी वीजा बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया है गिरफ्तार। वाराणसी के सर्किट हाउस में कर्मचारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, मामला किया गया है दर्ज। कन्नौज में रेलवे क्रॉसिंग के पास किराने की दुकान में लगी आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गाजियाबाद पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद भेजा है जेल। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, 13 जुलाई से शुरू होने वाली है कांवड़ यात्रा। बागेश्वर के बिलेख गांव के लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं सड़कों को पार, जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हुए लोगों का वीडियो हुआ वायरल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।